हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है शादाब परवेज और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करने वाले हैं और मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग इस एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है। जैसा कि इस बार का जो सिलेबस है, इस बार के सिलेबस में कुछ टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है, मतलब वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो 9th के एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को सारा ही टॉपिक कवर करना है क्योंकि वो जो सारे टॉपिक्स है उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर से ही किसी भी कंपटीशन में हमारा कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 1 बाय 1 सारा टॉपिक क्लियर करना है। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि हम आपको पूरा टॉपिक से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिया है ना, कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट होते हैं, है ना। 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके मतलब जो अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो हुए हैं हमारे 118 एलिमेंट, ठीक है। तो इस 118 एलिमेंट में कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, क्या मेटलॉइड होगा, है ना, ये सारा चीज हमको डिस्कस करना है। तो मेटल्स क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हम लोगों को सबसे पहले हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना, क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग है ना, मेटल्स क्यों अलग है नॉन मेटल से। तो ये हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तीसरा इसमें टॉपिक आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और नॉन मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है हमारा है अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर में, है ना, नेचर में मेटल्स का अकरेंस कैसा होगा, है ना, किस तरह से मेटल्स पाए जाएंगे, किस फॉर्म में पाए जाएंगे, है ना, नेचर में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर है हमारा मेटलर्जी, है ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद एलॉयज पढ़ेंगे, एलॉयज कैसे बनते हैं वो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद है कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल में किस तरीके का कोरोजन होता है। कोरोजन हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, एसिड और बेस में, या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। तो मेटल्स के ऊपर जो हमारी लेयर डिपॉजिट हो जाती है ना, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी की वजह से रिएक्शन करने के बाद मेटल्स के ऊपर में कुछ डिपोजिशन हो जाता है किसी लेयर का, तो वो होता है कोरोजन। जिस तरह हम लोग आयरन में पढ़े थे कि आयरन के ऊपर क्या होता है, कोरोजन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। ब्राउन कलर का लेयर उस पर डिपोजिशन होने लगता है, यानी ये कोरोड करने लगता है, मेटल्स को खाने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। तो मेटल में कोरोजन कैसे होगा वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है मेटल्स का यूज, यानी मेटल्स का डेली लाइफ में क्या यूज होगा, है ना, वो सारा हम लोगों को पढ़ना है। नॉन मेटल्स के भी हम लोग यूज पढ़ लेंगे कि नॉन मेटल्स का क्या यूज है। सबसे ज्यादा मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं, आसपास जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं मेटल्स के बने होते हैं ज्यादातर। जैसे आयरन के बहुत सारी चीजें, आयरन का टेबल भी होता है ना, आयरन नेल भी होता है, तो आयरन नेल का यूज होता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो 1 बाय 1 ये 8 टॉपिक है ना, इस चैप्टर के ये 8 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में क्लियर करना है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, यानी मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेटल किसको कहते हैं, है ना, मेटल होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि दोज एलिमेंट्स
which forms positive ions by losing electrons are called metals। यानी कि वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो वो एलिमेंट क्या कर रहा है? वो एलिमेंट पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जब वो कैसा आयन फॉर्म करता है? पॉजिटिव आयन का फॉर्म करता है, तो वो क्या कहलाता है? वैसा एलिमेंट वो कहलाता है हमारा मेटल। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले मेटल्स कहेंगे किसको भाई? कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, एटम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, कि एलिमेंट्स में कौन से मेटल होंगे, कौन से नॉन मेटल होंगे। मेटल क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो एलिमेंट हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट बनते हैं। यानी एलिमेंट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो वो उसी के एटम में टूटेगा। यानी आयरन को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आयरन के अंदर आयरन का ही एटम होगा और उसी अपने ही एटम में वो टूटेगा, वो कोई और एलिमेंट नहीं बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड को तोड़ते हैं तो वो दो अलग अलग एलिमेंट में बंटता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो जब उसको तोड़ेंगे तो जिस जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना है उस एलिमेंट में वो टूट जाएगा। लेकिन जब हम लोग एलिमेंट को तोड़ेंगे तो एलिमेंट तो किसी और एलिमेंट से मिलकर नहीं बना है। एलिमेंट क्या किससे मिलकर बना है? एटम से, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एलिमेंट को तोड़ेंगे तो वो उसी में टूटेगा, है ना। लेकिन कंपाउंड को जब तोड़ेंगे तो कंपाउंड जो होगा वो अलग अलग एलिमेंट में टूट जाएगा। तो एलिमेंट का हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, मैंने एक बार रिकॉल कर दिया आप लोगों को। तो अब एलिमेंट में मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग 9th में भी पढ़ चुके कि आयन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आयन कैसे बनते हैं। दो तरह का आयन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव आयन होता है। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कटायन बोलते हैं, जो निगेटिव आयन होता है उसको अनायन बोलते हैं। यानी पॉजिटिव आयन यानी कि उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव आयन होगा उस एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा वो एलिमेंट हमारा मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही दिया हुआ है कि दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मेटल कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे सोडियम, हम लोग सोडियम एलिमेंट लेते हैं। अभी हमको पता नहीं है कि ये हमारा मेटल है कि नॉन मेटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे तो इसका पहले शेल में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, दूसरे शेल में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और तीसरे शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। यानी इसके अंदर कितने 11 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? जो आखिरी शेल होता है ना, आखिरी जो हमारा ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिरी वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन को का अरेंजमेंट करते हैं कि पहले न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। उसके बाद जितना हमारा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उसमें 8-8 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। तो पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, दूसरे में हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया, और अगले वाले में बचा 8 2 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगले वाले में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है या डुप्लेट पूरा करता है। यानी कि आखिरी वाला शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पूरा फिलअप होना चाहिए, तभी वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, एटम स्टेबल होगा ना। एटम अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? ये मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है।
अगर एटम, इसके अंदर का एटम स्टेबल नहीं है तो ये मार्कर जो हमको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो कुछ और ही दिखेगा, फिक्स शेप में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो हर एक एटम हमारा स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए उसका जो आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, आखिरी ऑर्बिट उसका पूरा होना चाहिए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको पूरा होने के लिए, इसमें एक ही है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबल बना देगा। तो हम लोग जानते हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं दे सकता है ना। तो ये क्या करेगा, अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना डोनेट कर देगा, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। ये मतलब कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया भाई, लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो इसमें अभी तक 11 इलेक्ट्रॉन था, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके पास प्रोटॉन कितना है? 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। प्रोटॉन कभी भी लूज नहीं करेगा कोई भी एटम, याद रखिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और कोई भी एटम में इतना पावर नहीं है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर घुस करके उसका प्रोटॉन निकाल ले, है ना। तो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को आराम से कोई भी लूज कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बचा कितना? बचा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने मौजूद हैं इसमें? 11 है, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अब यहां पर समझिए, यहां पर मैं बता रहा हूं कि आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन हमारा 11 बच गया और 11 के 11 रह गया और इलेक्ट्रॉन 10 बच गए, 10 रह गए। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, अपने अंदर से निगेटिविटी को निकाल दिया। कोई भी इंसान अगर अपने अंदर से निगेटिविटी को निकालता है तो उसके अंदर क्या बच जाता है? सिर्फ पॉजिटिव। इसी तरह सोडियम ने अपना निगेटिविटी निकाला तो वो कैसा बन गया? पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चला कि सोडियम ने पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया, है ना, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन कितना उस पे चार्ज होगा वो अभी हम बताएंगे। तो यहां पर सोडियम के ऊपर तो हमारा प्लस चार्ज बन गया, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन कितना प्रोटॉन ज्यादा है? एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए इस पर +1 का चार्ज होता है। इन्होंने पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लिया, +1 का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम ने क्या किया भाई, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो वो क्या कहलाता है भाई? मेटल कहलाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सोडियम क्या हो गया भाई, अब क्योंकि इसने पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया है तो ये बन जाएगा, ये हो गया हमारा मेटल, है ना। तो यही चीज है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेटल क्या होते हैं। वैसा एलिमेंट मेटल कहलाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेटल। यहां मैंने सोडियम का एग्जांपल देकर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन इसमें पहले से 11 मौजूद था, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। कितना ज्यादा प्रोटॉन है? तो एक ज्यादा है प्रोटॉन, इसीलिए +1 का चार्ज हो गया। तो सोडियम ने कैसा आयन फॉर्मेशन किया? कटायन का फॉर्मेशन किया। कटायन मतलब पॉजिटिव आयन। तो सोडियम ने कटायन का फॉर्मेशन किया, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया, तो सोडियम बन गया हमारा मेटल। तो सोडियम कैसा एलिमेंट हुआ? मेटल हुआ। ठीक है, तो यानी कि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो मेटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि मेटल किसको कहते हैं? मेटल उसको कहते हैं जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो वो एलिमेंट कहलाएगा हमारा मेटल। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल किसको कहते हैं। पहले मेटल देख लिया, अब हम लोग नॉन मेटल देख लेंगे। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस पता करेंगे कि ये इन दोनों में क्या अंतर है ना।
तो इन दोनों का डिफरेंसेस पता करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मेटल देखा, अब हम लोग नॉन मेटल देखेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस पता करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने अभी मेटल देख लिया कि मेटल कहते किसको हैं, ठीक है। अब मेटल भी दो तरह के होते हैं, मेटल दो तरह के होते हैं। मेटल को दो हिस्सों में बांट दिया गया कि मेटल किस प्रकार के होते हैं। तो मेटल दो तरह के होते हैं, पहला होता है नोबल मेटल, ठीक है, और दूसरा होता है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो ज्यादा होगी, है ना, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो प्रीसियस इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि प्रीसियस मेटल, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो पहले नोबल मेटल किसको कहते हैं वो हम लोग समझेंगे कि नोबल मेटल होता क्या है। तो नोबल मेटल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नोबल मेटल्स आर मेटल्स दैट आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन और ऑक्सीडेशन अनलाइक मोस्ट बेस मेटल्स। एग्जाम्पल है गोल्ड है, प्लैटिनम है, रोडियम। देखिए नोबल मेटल उसको बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ऑक्सीडेशन हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और बोलता है कि ये जो कोरोजन को रेसिस्ट करता है, यानी कि कोरोजन होने नहीं देता है। हम लोग जानते हैं कि कोरोजन किस में होता है, कोरोजन मेटल्स में होते हैं, और ये वैसे मेटल्स हैं जिसमें कोरोजन नहीं होता, कोरोजन होने से ये रोकता है, ठीक है, कोरोजन इसमें होता नहीं है। तो वैसे मेटल को हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल, ऑक्सीडेशन जिसमें नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपली ऑक्सीडेशन एक हम बताए थे आपको कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो जाए तो वहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पर हो जाएगा वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। सिंपली इसी दो डेफिनेशन से अभी समझना है, ठीक है। 11th में और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले कि ऑक्सीडेशन और कैसे कैसे होता है और रिडक्शन कैसे कैसे होता है। यहां पर हमको सिर्फ चूंकि हमको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन समझना है और रिडक्शन समझना है, ठीक है। तो नोबल मेटल वैसे मेटल होते हैं कि उस मेटल में कोरोजन ना हो, है ना, और ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे। तो वैसे मेटल क्या कहलाएंगे हमारे, वैसे मेटल कहलाएंगे नोबल मेटल, यानी कि जो रिएक्ट ना करे, दूसरों से रिएक्ट ना करे। यानी अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दें, ह्यूमिड एयर में रख दें, तो वो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्ट ना करे, और उससे रिएक्ट करने के बाद कोरोजन ना करे। तो वैसे मेटल हमारा क्या कहलाता है, नोबल मेटल कहलाता है। जैसे आयरन को अगर हम नॉर्मली छोड़ देते हैं 1 महीने तक, अगर छत पे रख देंगे, आयरन नेल को छत पे रख देंगे, तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद होंगे, वाटर वेपर मौजूद होंगे, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्ट करने के बाद उसके आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउनिश कलर का, है ना, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, एक लेयर जमना शुरू हो जाएगा, और वो आयरन नेल कोरोड होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, खाना शुरू हो जाएगा, आयरन नेल जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। और आयरन पे अगर इस तरह का प्रोसेस, कोरोजन का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। और ये हम लोग जानते हैं कि कोरोजन जो होता है वो मेटल्स में होता है, और जिस मेटल में कोरोजन ना हो, है ना, जो मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोबल मेटल। एक चीज याद रखना है, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि एक बार सर बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल कहलाता है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जब लूज नहीं कर रहा है तो ये मेटल कैसे कहलाए। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं। जहां केमिस्ट्री है वहां एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन हुआ नोबल मेटल, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, हमारा मेटल है। तो कैसा मेटल है भाई, जिस पर कोरोजन नहीं होता है, जो कोरोजन का प्रोसेस नहीं करता है, जो रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए नोबल है ना। नोबल ऐसे ही नोबल वर्ड हम लोग इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ना करे, एकदम शांत रहे, ना भड़के नहीं। यानी कोई आदमी को हम लोग बोल देते हैं कि ये बहुत ही नोबल पर्सन है, दैट मीन्स कि वो बहुत शांत पर्सन है ना। कभी भी वो उसको गुस्सा नहीं आता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। उसी तरह ये मेटल भी क्या हुआ, एक ये नोबल मेटल क्या हुआ भाई, ये मेटल एकदम शांत है, वो रिएक्ट नहीं करता है, दूसरे से तुरंत उलझता नहीं है, उलझता ही नहीं। तो वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा नोबल मेटल, ठीक है। नोबल मेटल क्या होगा, नोबल मेटल वैसे मेटल होंगे जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो कोरोजन नहीं करेगा, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं करेगा, वो कहलाएगा हमारा नोबल मेटल। क्लियर है।
अब अगला है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल के नाम से ही समझ में आता है हम लोगों को ये क्या चीज है भाई। प्रीसियस मतलब क्या होता है भाई, कीमती, है ना, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीसियस मेटल। अच्छा, नोबल मेटल में गोल्ड भी आता है। गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता है बहुत जल्दी, है ना, गोल्ड के ऊपर भी क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। तभी तो मतलब लेडीज लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि वो तो एटमोसफेयर में ही रहता है, लटकता रहता है, नेकलेस है ना, एयर में रहता है, एटमोसफेयर मौजूद रहता है। तो एयर एटमोसफेयर में अगर वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी है, अगर ये रिएक्ट करता है तो भाई वो क्या करता है, क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा करोड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन होता है करोड़ बहुत दिनों बाद होता है, तो वो तो भाई बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। गोल्ड पे भी हमारा क्या होता है भाई, गोल्ड क्या होता है हमारा, ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है, इस तरीके का कुछ होता है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग नोबल मेटल भी मानते हैं गोल्ड को। प्लाटिनम है, रोडियम है, ये एग्जाम्पल है नोबल मेटल के, इसको याद रख लेना है, ठीक है। प्रीसियस मेटल जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो गोल्ड की भी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, प्लैटिनम की भी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे प्रीसियस मेटल है। तो प्रीसियस मेटल क्या होते हैं भाई, यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, दे आर लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव तो होता है ना, गोल्ड अभी बताया था कि रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा जब वो रिएक्ट करेगा किसी दूसरे चीजों से, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव होता है, प्रीसियस मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाई लस्टर्स, लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है, लस्टर का मतलब होता है चमक, जिसमें बहुत ज्यादा चमक हो। गोल्ड में चमक होती है ना, प्लैटिनम में चमक होती है, तो हाई लस्टर प्रीसियस मेटल कहलाएगा। और क्या होता है भाई, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का जो हमारा क्या होता है, वो पाथ प्रोवाइड करता है, उसके अंदर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसको हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी उससे बहुत आराम से पास होता है, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि जो घर में हम लोग तार यूज करते हैं, तो उसमें गोल्ड का वायर क्यों नहीं यूज कर ले, है ना। तो गोल्ड का वायर हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गोल्ड का वायर अगर हम लोग लगा देंगे तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अभी तो बिजली चोरी होती है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, तार भी चोरी होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। बिजली तो चोरी कर लेते हैं लोग, लेकिन अगर हम लोग गोल्ड का वायर लगाने लगे, पोल से इस पोल से दूसरे पोल तक अगर गोल्ड का वायर लगा देंगे तो रातों रात गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड का हम लोग क्या करते हैं, वायर यूज नहीं करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर का इकोनॉमिक वैल्यू कम है, मतलब वो थोड़ा चीप मिलता है, लेकिन उसका वो भी क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए कॉपर का हम लोग यूज करते हैं। उसमें किसी को परेशानी नहीं है भाई, है ना, चोरी भी नहीं करेगा, चोरी भी अगर कर लेगा तो उसका मार्केट वैल्यू है ही नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू है ही नहीं, तो चोरी करके करेगा क्या, है ना। तो ये चीज होती है। तो प्रीसियस मेटल वैसा मेटल होता है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें चमक ज्यादा होता है, क्योंकि चमक ज्यादा है, दिखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है ना, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है इसकी। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत इजीली आराम से फ्लो होता है। बड़े बड़े कंप्यूटर में कभी कभी चिप वगैरह में इस तरह का यूज हो जाता है, गोल्ड का वायर वगैरह यूज होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है ना, तो उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है, ये चीज होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल किसको कहते हैं, और मेटल दो तरह के हम लोगों ने पढ़ लिया, नोबल मेटल्स होता है और प्रीसियस मेटल होता है। तो नोबल मेटल वो ऐसा मेटल होता है जो कोरोजन रेसिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है जल्दी, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल। प्रीसियस मेटल हाई लस्टर, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और हाई लस्टर लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो ये होते हैं प्रीसियस मेटल। तो हम लोगों ने मेटल पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल, ठीक है। तो अब हम लोग नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ गए नॉन मेटल्स पर। हमने क्या पढ़ा था मेटल में, कि वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल, ठीक है। अब यहां पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। मेटल क्या करता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो नॉन मेटल क्या करेगा, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि वैसा एलिमेंट
जो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करे, यानी कि अनायन का फॉर्मेशन करे, तो वैसा एलिमेंट क्या कहलाएगा, हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब इजी है। जिस तरीके से मैंने क्या बताया कि किस तरह से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। तो हमने मेटल का एग्जांपल लिया था सोडियम। सोडियम क्या करता है भाई, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर तो वो मेटल कहला गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हमने एग्जांपल लिया है फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले वाले न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन। देखो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो ऑर्बिट है इसमें सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। उसके बाद जितने ऑर्बिट आएंगे उसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, ड्यूप्लेट में डाल दिया। अगले वाले जो ऑर्बिट होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 9 ही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ड्यूप्लेट में डाल दिया, बचा 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन हम अगले वाले ऑर्बिट में डाल देंगे, अगले वाले शेल में डाल देंगे। ये हमने, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने ये 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि एटम जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करता है, और स्टेबल करने के लिए या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो वो गेन करेगा, तभी तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि 7 है, यहां पर 8 होना चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपने आप को अपने ऑक्टेट से निकाल देगा, खाली कर देगा, या तो कोई किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तब जाके ये ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ऑक्टेट किसी एटम का कंप्लीट हो जाता है तो वो एटम हो जाता है स्टेबल। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा भाई, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता है ना, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर। तो इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, यानी कि गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, गेन कर लिया। यहां पर डेफिनेशन क्या बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है कि दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एटम में बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन की संख्या कितना था, 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, 9। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन जब आ गया इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन की संख्या कितना है, 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10। यानी कि इसमें निगेटिविटी बढ़ गई, है ना। अब हम निगेटिव चीजों को अपनाएंगे तो हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ेगी ना, तो निगेटिविटी बढ़ गई हमारे अंदर, यानी कि हम निगेटिव इंसान बन गए। अब निगेटिव ही थिंकिंग रखेंगे, यानी मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि हमारा पॉजिटिव 9 था, 9 प्रोटॉन था, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी निगेटिव ज्यादा बढ़ गया, यानी प्रोटॉन से ज्यादा हो गया निगेटिव, निगेटिविटी बढ़ गई, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो फ्लोरीन पे क्या होता है भाई, फ्लोरीन पे हमारा निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ इसके अंदर, प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रल होना चाहिए, तो इससे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गया तो इस पर प्लस ये -1 का चार्ज डेवलप कर जाएगा फ्लोरीन का, यानी ये निगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया अपने ऊपर, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लिया अपने ऊपर। तो वैसा एलिमेंट जो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन का गेन करके, तो वो एलिमेंट कहलाता है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या था भाई, मेटल था कि अपने ऊपर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता था, कर लिया, तो वो कहला गया मेटल। अब इसने क्या किया, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये कहला गया हमारा, क्या कहलाया, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हमने देख लिया कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं। मेटल 2 तरह का हम लोगों ने पढ़ लिया, नोबल मेटल और प्रीसियस मेटल। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं फटाफट जल्दी से सारे चीजों को, कि मेटल क्या हुआ भाई, तो मेटल वैसा एलिमेंट जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर ले, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर ले,
इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से हटा करके, तो वैसा एलिमेंट कहलाएगा हमारा मेटल। मेटल दो तरह के होते हैं, नोबल मेटल और प्रीसियस मेटल। नोबल मेटल वैसा मेटल होता है जो कोरोजन को रेसिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है, तो वैसे मेटल को हम लोग नोबल मेटल कहते हैं। प्रीसियस मेटल किसको कहते हैं? तो प्रीसियस मेटल का जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ना, उसके अंदर हाई लस्टर्स पाए जाते हैं, चमक ज्यादा होती है, ठीक है। और क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका ज्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से, इजिली से पास करता है। तो वो क्या हो गया, प्रीसियस मेटल। नोबल मेटल का मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लैटिनम भी होगा, गोल्ड भी होगा, रोडियम भी होगा। प्रीसियस मेटल में भी गोल्ड आ जाता है, प्लैटिनम आ जाते हैं, सिल्वर आ जाते हैं। तो ये मैंने मेटल बता दिया। अब नॉन मेटल क्या है? तो नॉन मेटल वैसा एलिमेंट जो अपने ऊपर निगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर ले, निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर ले, अनायन का फॉर्मेशन कर ले, क्या करके? तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले करके, तो वैसा एलिमेंट कहलाता है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि डिफरेंसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या अंतर होता है वो हम लोग पढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देख लिया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।